बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट, उसकी अंडरस्टैंडिंग, क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट, उनका क्लासिफिकेशन और उनके स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमारे पास कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम सैकराइड्स भी कहते हैं और इन्हें शुगर भी कहा जाता है। तो जनरली आप कार्बोहाइड्रेट को शुगर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 तरीके के एटम्स आपको मिलेंगे, ठीक है। इन्हें हाइड्रेटेड कार्बन एटम्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इन्हें? हाइड्रेटेड कार्बन एटम, मतलब कार्बन एटम के साथ वाटर जुड़ा हुआ है, तो इसलिए यह है हाइड्रेटेड कार्बन एटम। और इसके साथ एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहता है, चाहे वो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप हो या फिर कीटोन हो। देखिए ये एल्डिहाइड है, CHO या CHO जुड़ा रहेगा इसके साथ, या फिर C डबल बॉन्ड O कीटोन जुड़ा रहेगा। तो ये कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा, आपको हाइड्रेटेड कार्बन एटम मिलेगा, ठीक है, मतलब कार्बन एटम के साथ वाटर मिलेगा और फंक्शनल ग्रुप मिलेगा, या एल्डिहाइड या कीटोन। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन देखें तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट आर ब्रॉडली डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब जिसमें बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल्स हों, तो बहुत सारा वाटर यहाँ पर जुड़ा हुआ है। देखिए H2O, ये एक फॉर्मूला है जिसमें H2O बहुत सारे, ये सारे के सारे क्या हैं आपके पॉलीहाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे हैं तो पॉली कह दिया गया है इन्हें। या तो फिर एल्डिहाइड होगा या कीटोन। तो देखिए ये एल्डिहाइड है और ये क्या है आपका, ये कीटोन है। तो ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है जिसे एल्डोहेक्सोज भी कहते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड जुड़ा है तो एल्डो, ठीक है, और कीटोन जुड़ा है तो कीटोहेक्सोज। ये है आपका एक और डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर जिसमें क्या है, यहाँ पर ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट, और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम होते हैं। देखिए कार्बन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है इसमें। और ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये कीटोन ग्रुप है। तो कार्बोहाइड्रेट्स या कार्ब्स, जनरली इन्हें कार्ब्स कहते हैं, ये क्या होते हैं, शुगर हैं, स्टार्च, डाइटरी फाइबर में मिलते हैं जैसे ग्रेन्स में, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में और मिल्क में। देखिए इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nOn, ठीक है, याद रखिएगा CnH2nOn या CH2O ब्रैकेट क्लोज करके N। तो जितने नंबर C के होंगे उतने ही नंबर O के होंगे प्रेजेंट, और उससे डबल नंबर किसके प्रेजेंट होंगे, H के प्रेजेंट होंगे। तो अगर इस तरीके से अगर 6 कार्बन होंगे, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है, देखिए अगर 6 कार्बन होंगे तो O भी क्या होगा आपका 6 होगा, और लेकिन H कितना होगा 12, ये डबल है, डबल नंबर है, तो C6H12O6। तो ये बन गया आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो ये इसका एक जर्नल फॉर्मूला है, ठीक है। आगे आप इसे और अच्छे से समझेंगे जब हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो अब है कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। तो कार्बोहाइड्रेट के जो टाइप्स होते हैं वो कितने टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स हैं। मोनोसैकेराइड जिसमें 1 यूनिट ऑफ शुगर होती है। देखिए 1 यूनिट ऑफ शुगर का मतलब होता है C6H12O6, ये शुगर की 1 यूनिट है, ये एक मोनोसैकेराइड है, ठीक है। मोनोसैकेराइड का मतलब कि अब इससे ज्यादा वो और ब्रेकडाउन नहीं हो सकता है कार्बोहाइड्रेट। इसमें एग्जाम्पल है आपका ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ठीक है। फ्रक्टोज कौन सी शुगर है, जो फ्रूट में प्रेजेंट रहती है। दूसरा है डाइसैकेराइड, डाई मतलब 2, सैकेराइड, कॉमनली कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड कहा जाता है। ये क्या है, 2 यूनिट ऑफ शुगर, इसमें है सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। तीसरा है आपका ओलिगोसैकेराइड जिसमें मोर देन 2 यूनिट ऑफ शुगर जुड़ती हैं, यहाँ पर 3 to 10 यूनिट ऑफ शुगर होती हैं, ठीक है। इसमें है रेफिनोज और स्टेकोज। फिर है आपका पॉलीसैकेराइड, पॉली मतलब बहुत और सैकेराइड वही कार्बोहाइड्रेट। तो बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट या बहुत सारे मोनोसैकेराइड जब जुड़ते हैं, मतलब 10 यूनिट से ज़्यादा
10 यूनिट से ज़्यादा शुगर की यूनिट्स अगर जुड़ेंगी तो वो पॉलीसेकेराइड कहेंगे। इसमें स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, इनको भी हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? तो पहला है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या है? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट इसलिए कहा गया कि इसके बाद जब पॉलीसेकेराइड का डाइजेशन होता है तो जो भी चीज़ हम खाते हैं वो जनरली हम पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में ही खाते हैं। तो जब स्टमक में और इंटेस्टाइन में उसका डाइजेशन होता है तो वो क्या है, सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है मोनोसेकेराइड उसमें टूटता है। मतलब जो लास्ट यूनिट है वो है C6H12O6। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, इससे ज़्यादा वो ब्रेक डाउन नहीं होता है। ठीक है, जैसे अगर हम प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन का डाइजेशन, प्रोटीन का लास्ट ब्रेक डाउन किस में होता है? अमाइनो एसिड्स में। ठीक है, उसी तरीके से ये अमाइनो एसिड बेसिक यूनिट है प्रोटीन की। उसी तरीके से ये जो शुगर यूनिट है C6H12O6, ग्लूकोज जो होता है वो बेसिक यूनिट होती है किसी भी कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट की जैसे हम बात करेंगे मोनोसेकेराइड, सिंपलेस्ट यूनिट वो क्या है? ग्लूकोज। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ये क्या होता है? कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट। इससे ज़्यादा सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोलाइज नहीं हो सकती है। मोस्ट अबंडेंट मोनोसेकेराइड प्रेजेंट इन नेचर, ठीक है, वो क्या होता है? डी ग्लूकोज। अब ये डी क्या होता है ये भी आगे बताएंगे। तो जो सबसे ज़्यादा मोनोसेकेराइड मिलती है वो क्या है आपकी? डी ग्लूकोज। फिर इसमें क्या है कि मोर देन 4 कार्बन टेंड टू हैव साइक्लिक स्ट्रक्चर। अगर 4 से ज़्यादा कार्बन होंगे तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। इसका जो क्लासिफिकेशन होता है मोनोसेकेराइड का वो किस बेसिस पर होता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट हैं उस मोनोसेकेराइड में। तो याद रखिएगा मोनोसेकेराइड C6H12O6 एक शुगर है, लेकिन इसमें भी कार्बन नंबर क्या प्रेजेंट है, इसके बेसिस पर क्या होगा? इसका क्लासिफिकेशन होगा। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2nOn, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। तो अगर हमारे पास 3 नंबर कार्बन है, मतलब अगर C3 तो O3 और आपका H हो जाएगा 6। तो अगर 3 नंबर कार्बन है C3H6O3 तो इसे कहते हैं ट्रायोजेज। ठीक है, तो अगर एल्डोज शुगर लगी है, मैंने बताया कि दो टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं। अगर एल्डोज फंक्शनल ग्रुप है या एल्डिहाइड लगा हुआ है, CHO जुड़ा हुआ है तो वो हो जाएगा ग्लिसरैल्डिहाइड। और अगर C डबल बॉन्ड O जुड़ा है, कीटोज ग्रुप है, तो वो हो जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो देखिए फॉर्मूला सेम है, C3H6O3 यही फॉर्मूला होगा इसका, बस एक तरफ एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ जाएगा और एक में कीटोन ग्रुप जुड़ेगा। कार्बन नंबर C रहेंगे, H नंबर 6 रहेंगे और O के नंबर 3 रहेंगे। सिर्फ फंक्शनल ग्रुप बदल जाने से उनके नेम बदल गए हैं। फिर अगर नंबर ऑफ कार्बन 4 रहेंगे तो ये होगा टेट्रोजेज। तो इसमें है एरिथ्रोज और यहाँ कीटोजेज में है एरिथ्रोलोज। फिर 5 कार्बन नंबर एटम रहेंगे तो पेंटोजेज। ठीक है, पेंटोजेज कहेंगे, 5 को पेंटा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है राइबोज शुगर, जाइलोज। तो राइबोज किस में देखते हैं आप? आरएनए की जो शुगर है वो क्या है? राइबोज शुगर है। इधर कीटोजेज में है राब्यूलोज और जाइलुलोज। फिर 6 कार्बन नंबर एटम जो सबसे ज्यादा अबंडेंट मात्रा में, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में यही प्रेजेंट रहता है, हेक्सोजेस कहते हैं इसे, जिसमें आता है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ये सबसे ज्यादा नंबर में प्रेजेंट रहता है। फ्रक्टोज, ये सब इसी में ही है। फ्रक्टोज कब कहेंगे? देखिए 6 नंबर में एक ही जैसा फॉर्मूला है, C6H12O6 इन सब का। ठीक है, ये सब का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। अगर एल्डिहाइड ग्रुप लग गया तो उसे कहेंगे ग्लूकोज, गैलेक्टोज या मैनोज, और अगर कीटोन ग्रुप लगा तो उसे कहेंगे फ्रक्टोज। फिर 7 नंबर पे है आपका हेप्टोजेज। 7 कार्बन है तो उसे क्या कहेंगे? हेप्टोजेज। इसका है ग्लूकोहेप्टोज एल्डोज में और स्यूडोहेप्टिलोज कीटोज में। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये किसका फॉर्मूला है, क्या नंबर है? जो कार्बन नंबर है C6H12 तो एक जनरल फॉर्मूला है ग्लूकोज का, लेकिन इसमें भी कार्बन नंबर जो हैं वो क्या हैं उसके बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन किया गया है। फिर
जो स्ट्रक्चर होते हैं मोनोसेक्राइड के वो कैसे होते हैं। देखिए हमने बात की पहले वाले वीडियो में कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, फ्रक्टोज, इनका सबका जो केमिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, तो उसी बेसिस पर इनके नाम भी बदल गए हैं। तो वो किस तरीके से हम इनका स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं, कैसे इनको डिफाइन किया जाता है, ये आगे इस स्लाइड में। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड। तो दो टाइप का स्ट्रक्चर है मोनोसेक्राइड का, या तो हम इस तरीके से लीनियर फॉर्म में लिखते हैं या फिर रिंग फॉर्म में। तो लीनियर में क्या है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। देखिए 1, हमेशा यहां से 1 नंबर देंगे क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है, तो ये क्या है, ग्लूकोज है। अब डी क्यों कहते हैं ये याद रखेगा, डेक्स्ट्रो फॉर्म है ये। जब ये OH ग्रुप, ठीक है, राइट हैंड साइड पर जुड़ा रहता है, मतलब जो लास्ट कार्बन एटम है 6, उसके ऊपर जो कार्बन होता है सेकंड लास्ट कार्बन एटम, ठीक है, 5th नंबर का कार्बन एटम जो है उसमें जो OH ग्रुप है अगर वो राइट साइड रहेगा तो उसे हम डी ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, उसके आगे डी लगाया जाता है। अगर ये गैलेक्टोज में होगा तो डी गैलेक्टोज, फ्रक्टोज में होगा तो डी फ्रक्टोज। और अगर यही चीज OH लेफ्ट हैंड साइड होती, ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं, एल ग्लूकोज। अगर क्या होता, लेफ्ट हैंड साइड होती। तो ये याद रखिएगा कि डी ग्लूकोज क्यों कहा जाता है। और नेचर में जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहता है वो जो ग्लूकोज है, जो मोनोसेक्राइड है, वो डी फॉर्म में ही रहती है। ठीक है, फिर दूसरा है रिंग स्ट्रक्चर। देखिए रिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें पायरेनोज और फ्यूरेनोज दो टाइप के स्ट्रक्चर हैं। पायरेनोज मतलब 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक है, जिसमें क्या होगा, मेंबर 6 होंगे। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6, ये सब सी हैं, यहाँ पर ये सब सी लगे हुए हैं। okay, तब ये तो आपको जानकारी होगी कि ये सब क्या हैं, सी हैं। फ्यूरेनोज में क्या होता है, 5 मेंबर्ड रिंग होते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो जो मेंबर होंगे अंदर वो 5 होंगे, जबकि जो कार्बन एटम होंगे वो तो C6H12O6 ही हैं। तो कार्बन हम यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए इसमें देखिए यहाँ से जो फंक्शनल ग्रुप रखा है उसके बाद यहाँ से शुरू होता है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये बाहर 6। तो कार्बन नंबर तो 6 ही हैं, लेकिन जो अंदर रिंग में प्रेजेंट है वो सिर्फ कितने हैं, वो कार्बन की जो पोजीशन होगी सी की वो 5, सिर्फ 5 पोजीशन में होगा और एक पोजीशन में होगा O। ठीक है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा। इधर देखिए जो ये है इसमें फंक्शन, ये यहां से शुरू होगी नंबरिंग, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो कार्बन नंबर इसमें भी कितने हैं, 6 हैं, लेकिन जो रिंग के अंदर हैं वो सिर्फ कितने हैं, 5 मेंबर हैं। ठीक है, इसमें 2 कार्बन एटम रिंग से बाहर रहते हैं और यहाँ पर 1 कार्बन एटम बाहर रहता है। तो अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर है तो वो है ग्लूकोज का, गैलेक्टोज का और मैनोज का। ठीक है, और फ्यूरेनोज वाला स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है फ्रक्टोज का, राइबोज का और ऑक्सीराइबोज का। राइबोज कौन सी शुगर है, जो RNA में प्रेजेंट है, और ऑक्सीराइबोज जो DNA में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये इसके स्ट्रक्चर हैं। फिर देखिए किस तरीके से ये अलग अलग, हम इन्हें कहते हैं कि ये अल्फा राइबोज है, ये बीटा राइबोज है, तो ये हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो ये सब आपने आइसोमेरिज्म में पहले भी पढ़ा होगा। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम रहता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर या इसका कन्फिगरेशन अलग अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, ये जो आइसोमेरिक फॉर्म है इनको कहते हैं आइसोमेरिक फॉर्म, मिरर इमेज। ठीक है, ये आइसोमेरिक फॉर्म्स क्या होंगी, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होंगी, वो भी सब क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो सबसे पहला आइसोमर्स है एनोमर्स। एनोमर्स में क्या होता है, जो H की पोजीशन है, जो फर्स्ट कार्बन एटम है, फर्स्ट कार्बन एटम में जो H की पोजीशन होगी वो अबव होगी। ठीक है, अगर H की पोजीशन अबव होगी तो उसे अल्फा फॉर्म्स कहा जाता है। देखिए याद रखिए, H अबव, A से अबव, A से अल्फा,
मतलब H अबव रहेगा तो अल्फा, H बिलो रहेगा तो बीटा। तो ये है बीटा राइबोज। तो ये याद रखेंगे कि हम जब अल्फा ग्लूकोज कहते हैं या अल्फा फ्रक्टोज कहते हैं तो हम अल्फा क्यों कहते हैं, अभी आप और आगे अच्छे से और समझेंगे इसको। दूसरे हैं एपिमर्स। ठीक है, एपिमर्स में क्या होता है, जो ओरिएंटेशन है H और OH की वो किसी पर्टिकुलर कार्बन एटम में डिफरेंट हो जाती है। जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज, ये तीनों के फॉर्मूले क्या हैं, C6H12O6, और तीनों में क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप। लेकिन हम तीनों का नाम अलग अलग लिखते हैं। ग्लूकोज अलग चीज है, गैलेक्टोज अलग है और मैनोज अलग है। इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग हैं। तो ये किस तरीके से स्ट्रक्चर इनका कैसे बनता है, तो ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 कार्बन एटम है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका ग्लूकोज और पहले गैलेक्टोज का देखते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा, H और OH की पोजीशन एक पर्टिकुलर कार्बन पे अलग हो जाती है। तो यहाँ पर कार्बन की पोजीशन होती है 4th पोजीशन। देखिए 1st, 2nd, 3rd और 4th, सेम स्ट्रक्चर है बिल्कुल, लेकिन 4th पोजीशन पे क्या है, इसमें OH ऊपर है और इसमें OH नीचे है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है दोनों के स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो ये क्या है, एक दूसरे के एपिमर्स हैं। फॉर्मूला सेम है C6H12O6, लेकिन सिर्फ OH नीचे और यहाँ OH ऊपर होने की वजह से 4th पोजीशन पे, जो 4th पोजीशन पे कार्बन एटम है उसमें जो ग्रुप लगे हैं OH और H, उनकी पोजीशन चेंज हो गई है। तो ये पूरा का पूरा इनका स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है, ग्लूकोज से गैलेक्टोज में चेंज हो गया है। तो इसे ग्लूकोज कहा जाता है और इसे गैलेक्टोज कहते हैं। कि अब देखिए मैनोज, मैनोज में क्या है, ग्लूकोज और मैनोज भी एपिमर्स हैं। यहाँ पर पोजीशन कहाँ चेंज होती है, 2nd नंबर पे। देखिए 4th नंबर पे सेम है, H ऊपर है, इसमें भी H ऊपर है, इसमें OH नीचे है, इसमें भी OH नीचे है। लेकिन 2nd पर 1st 2nd, देखिए 1st और 2nd, यहाँ पर OH ऊपर आ जाता है, यहाँ OH नीचे है और यहाँ OH इधर ऊपर आ गया है। तो क्या हो गया, इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला दोनों का अलग हो गया। तो ये इसे ग्लूकोज कह देते हैं और ये क्या होगा आपका, मैनोज। फिर है डिराइव्ड मोनोसेक्राइड। ठीक है, मोनोसेक्राइड और भी हैं, जैसे राइबोज है, RNA शुगर, अगर उसमें से एक ऑक्सीजन निकल जाता है, कौन से, एट 2nd कार्बन पोजीशन से अगर एक ऑक्सीजन निकल जाता है तो राइबोज किस में चेंज हो जाती है, डीऑक्सी राइबोज में। तो जो मोनोसेक्राइड हैं वो और बॉडी में और जगह भी मिलते हैं, जैसे आपके DNA में, RNA में। दूसरा शुगर एसिड भी उसमें प्रेजेंट है, ये है ग्लूकोरोनिक एसिड। ठीक है, फिर शुगर अमीन प्रेजेंट है, ये क्या है, ग्लूकासमीन एसिड। ठीक है, शुगर अल्कोहल प्रेजेंट है, वो है मैनिटोल। मैनिटोल क्या है, मैनोज शुगर है जो फ्रूट्स में प्रेजेंट रहती है, उसमें सिर्फ एक OH और ऐड कर दे मैनोज शुगर में तो वो मैनिटोल बन जाता है, शुगर अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है कभी। फिर आए हम डाइसेक्राइड में। तो मोनोसेक्राइड कंप्लीट हो गया है। तो डाइसेक्राइड क्या है, डाइसेक्राइड में 2 मोनोसेक्राइड की यूनिट ज्वाइंट रहती हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ठीक है, अब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पर भी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इसमें क्या होगा, 2 मोनोसेक्राइड यूनिट। मोनोसेक्राइड क्या है, C6H12O6 एक यूनिट। तो ऐसे ही अगर 2 यूनिट आपस में जुड़ जाएंगी, ठीक है, तो इसे आप कहेंगे डाइसेक्राइड। ये है आपका डाइसेक्राइड यूनिट। और ये आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़ती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ठीक है, अब ये बनाना सीखेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसका एग्जाम्पल है लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज में क्या है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज। मतलब लैक्टोज क्या है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में मिलते हैं। देखिए 2 यूनिट है ग्लूकोज की, 2 यूनिट है मोनोसेक्राइड की, गैलेक्टोज और ग्लूकोज। तो ये इसे क्या कहते हैं, लैक्टोज। लैक्टोज कौन सी शुगर है, जो मिल्क में प्रेजेंट रहती है। माल्टोज, ये क्या है, ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं तो माल्टोज बनाता है। ये जिस समय डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का तो उस समय माल्टोज बनता है। ठीक है, फिर है सुक्रोज। सुक्रोज क्या है,
ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में जुड़ते हैं तो सुक्रोज बनता है। सुक्रोज क्या होता है? जो टेबल शुगर है, केन शुगर है, वो क्या है आपकी? सुक्रोज है। तो जो आप शुगर खाते हैं वो मोनोसैकेराइड नहीं है, बल्कि क्या है आपकी? डाइसैकेराइड। जो चीनी आप खाते हैं वो डाइसैकेराइड है। ये दो टाइप की होती है, रिड्यूसिंग, इसको जब टाइप देखे जाते हैं तो ये दो टाइप की है, एक रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एक बात ध्यान रखिए कि जो मोनोसैकेराइड होती हैं वो सारी की सारी क्या है? रिड्यूसिंग शुगर हैं। मोनोसैकेराइड सारी रिड्यूसिंग शुगर हैं, ठीक है। तो डाइसैकेराइड दो टाइप के हैं, एक रिड्यूसिंग होंगी, एक नॉन रिड्यूसिंग। तो रिड्यूसिंग का मतलब होता है हैव फ्री कार्बोनिल ग्रुप, इनके पास फ्री कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, तब ये क्या करती हैं? जो फेलिंग सोल्यूशन होता है, ठीक है, फेलिंग सोल्यूशन जो ब्लू कलर का होता है उसको ये रेड में चेंज कर देती हैं, ठीक है। इसमें क्यूप्रिक आयन प्रेजेंट होते हैं, जो किस में चेंज हो जाते हैं? क्यूप्रस आयन में चेंज हो जाते हैं। तो क्या है ये? क्यूप्रिक आयन प्रेजेंट रहते हैं जो क्यूप्रस आयन में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर में क्या होगा? आपके पास फ्री कार्बोनिल कंपाउंड नहीं होगा, कोई फ्री कार्बोनिल कंपाउंड नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। उसका एग्जाम्पल है सुक्रोज। तो जो हम टेबल शुगर है वो क्या करता है? वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनमें फ्री कार्बोनिल कार्बन होता है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है? जब दो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ते हैं, जब दो मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में जुड़ती हैं तो वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ती हैं, ठीक है। जब डाइसैकेराइड बनता है या ट्राइसैकेराइड बनेगा, पॉलीसैकेराइड बनेगा, तो उसमें जितनी भी ये मोनोसैकेराइड हैं, ये बेसिक यूनिट है, ये आपस में जुड़कर ही हायर सैकेराइड्स को बनाती हैं। तो ये जब दो सैकेराइड्स आपस में जुड़ते हैं, दो ग्लूकोज के एटम जुड़ते हैं, तो उसमें से वाटर रिमूव होता है, ठीक है, H2O रिमूव होता है। तो देखिए ये है कार्बन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और एक बाहर लगा रहेगा 6 कार्बन एटम। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? देखिए यहाँ पर भी है 1, 2, 3, 4 एंड 5th एंड 6। जब दो मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में जुड़ेंगी तो इसका क्या होगा? ये देखिए ये दोनों, इसमें से वाटर रिमूव होगा, मतलब इसमें H और OH रिमूव हो जाएंगे, सिर्फ O बचेगा और ये O इस तरीके से लिंकेज कर लेगा। तो डाइसैकेराइड, जो मोनोसैकेराइड है वो इस तरीके से आपस में जुड़ती हैं। इस बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब हमने यहाँ पर अल्फा वर्ड यूज किया और 1,4 वर्ड यूज किया, ठीक है। तो अल्फा क्या है? मैंने बताया कि कार्बन जो हाइड्रोजन है, अगर वो क्या होगा? फर्स्ट, ये फर्स्ट पोजीशन है, अगर फर्स्ट कार्बन में हाइड्रोजन अबव होगा तो अल्फा होता है, ठीक है, अबव तो अल्फा। तो ये क्या है? अल्फा, अल्फा ग्लूकोज होगा ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका? अल्फा बॉन्ड है। 1,4 देखिए यहाँ पर लिंकेज हो रही है 1 कार्बन, और यहाँ पर मैंने काउंट करके बताया था 1, 2, 3, 4 4th कार्बन। तो 1 और 4th कार्बन के बीच ही लिंकेज हो रही है, तो हो जाएगा अल्फा 1,4 लिंकेज। अब हम बात करते हैं बीटा 1,4 लिंकेज की। तो बीटा 1,4 लिंकेज में अच्छा, ये ऊपर है आपका OH और ये H लिख दिया है और नीचे है H, और यहाँ पर ऊपर H है और नीचे है आपका OH, ठीक है। तो इसमें H क्या है? बिलो है। तो फर्स्ट कार्बन एटम में H की पोजीशन देखी जाती है, तो H की पोजीशन बिलो है, तो इसलिए ठीक है, H की पोजीशन क्या है? इसमें बिलो है, तो ये हो जाएगा आपका बीटा फॉर्म, ठीक है। तो ये क्या है? बीटा गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज है ये आपका, और ये ज्वाइन होता है आपके डी ग्लूकोज के साथ, ठीक है। देखिए ग्लूकोज में जो OH होता है वो नीचे और H ऊपर पोजीशन है इसकी, तो H ऊपर है ये और OH नीचे पोजीशन में है। तो यहाँ पर भी कार्बन है 1, 2, 3, 4
यहाँ पर है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये कार्बन की पोजीशन है। तो लिंक हो रहा है 1 और 4 के बीच में, ठीक है, फर्स्ट कार्बन के भी और फोर्थ कार्बन के। फर्स्ट कार्बन पे H नीचे है तो ये बीटा है, बीटा फॉर्म है। अब क्या होगा कि इसमें ये H और ये O, ये तीनों चीज रिमूव हो जाती है, H2O, सिर्फ OH और H बचता है। तो ये O जो है वो इस तरीके से बीच में आ जाता है और एक जिगजैग फॉर्म बना लेता है। तो इसको कहते हैं बीटा 1,4 लिंकेज। लिंकेज फोर्थ पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन में हो रही है। तो जब बीटा होता है, जो एनोमर्स हैं, अगर फॉर्म बीटा हुई तो इस तरीके से लिंकेज होगा, और अगर अल्फा हुई तो लिंकेज इस तरीके से होगा। तो दो तरीके के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि कौन से कार्बन के बीच ये बॉन्ड बन रहे हैं, तो यहाँ पर आप उसे मेंशन करेंगे। पॉलीसैकेराइड में ये बॉन्ड्स जो होते हैं, इनकी जो पोजीशन होती है वो और चेंज हो जाती है। तो जब पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे तो वहां पर इन्हें देखेंगे। ओलिगोसैकेराइड पर, ओलिगोसैकेराइड मतलब जहां पर 3 to 10 यूनिट ऑफ शुगर्स आपस में जुड़ती हैं, ठीक है, याद रखिएगा 3 to 10 यूनिट ऑफ शुगर। और आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। सारे सैकेराइड्स जो होते हैं, सारे ग्लूकोज यूनिट आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल है रेफिनोज। रेफिनोज क्या है? गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इनसे मिलकर बना है। तो आपको ज्यादा इसमें एग्जाम्पल इसके पढ़ने नहीं है, बस आप रेफिनोज याद रखिएगा। फिर क्या है? ओलिगोसैकेराइड फाउंड इन वेरियस नेचुरल सोर्सेस। जैसे किसमें मिलते हैं? मेनली प्लांट कंटेन ओलिगोसैकेराइड, पर्टिकुलर लेग्यूम्स, वेजिटेबल्स, सर्टेन ग्रेन्स, सब में क्या मिलते हैं आपको? ओलिगोसैकेराइड मिलते हैं। जैसे रेफिनोज, टैकोज, ये कॉमनली बीन्स और लेंटिल्स में मिलते हैं। ह्यूमन मिल्क जो होता है, वो भी, ह्यूमन मिल्क भी क्या है? एक ओलिगोसैकेराइड है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो ब्रेस्ट मिल्क में मिलता है, ठीक है। ये इन्फेंट न्यूट्रिशन में और इम्यून डेवलपमेंट में बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है। कुछ ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं वो प्रीबायोटिक फाइबर की तरह फंक्शन करते हैं, ठीक है, ग्रोथ में, और गट बैक्टीरिया को की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ठीक। तो इतना ही आपने ओलिगोसैकेराइड में देखना है। फिर है आपका पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या है? जहां पर 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में जुड़ेंगी, मतलब ये एक लॉन्ग चेन्स बनाती हैं मोनोसैकेराइड की, और आपस में किससे जुड़ती हैं? हमेशा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ही कार्बोहाइड्रेट या मोनोसैकेराइड आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ही कंबाइंड होंगी। तो इसके टाइप्स जो होते हैं वो किस बेसिस पर हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमरिक यूनिट, मतलब जो यूनिट आपस में जुड़ रही हैं वो सेम यूनिट हैं या अलग अलग डिफरेंट शुगर यूनिट हैं। इनके बेसिस पर इन्हें दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका होमो पॉलीसैकेराइड, दूसरा है हेट्रो पॉलीसैकेराइड। तो होमो पॉलीसैकेराइड मतलब, होमो का मतलब ही है सेम, तो जितने सैकेराइड्स हैं वो सब क्या होंगे? सेम होंगे। तो सेम शुगर यूनिट होंगी इसमें, मतलब जो जितनी भी यूनिट हैं शुगर की या मोनोसैकेराइड की वो सेम होंगी। हेट्रो पॉलीसैकेराइड में डिफरेंट शुगर यूनिट होंगी, मतलब इसमें सेम एक जैसी शुगर प्रेजेंट नहीं होगी। होमो पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इन्युलिन, काइटिन। हेट्रो पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल है कि हेपारिन जो होता है वो एक एंटीकोगुलेंट है, ठीक है, और हेलोरोनिक एसिड जो होता है वो वाटर रिटेन करता है। केराटिन जो है वो एक प्रोटीन है, लेकिन केराटिन सल्फेट क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट है। कॉन्ड्राइटिन सल्फेट भी क्या है? कॉन्ड्राइटिन किस में मिलता है? प्रोटीन है जो कार्टिलेज में मिलता है, लेकिन सल्फेट जुड़ने की वजह से ये क्या हो जाता है आपका? हेट्रोपॉलीसैकेराइड बन जाता है। इधर देखिए यहाँ सेम शुगर यूनिट हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज में। तो स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, ये इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट है वो है ग्लूकोज। इसमें सारी जितने भी हैं सब ग्लूकोज प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। इन्युलिन क्या है? इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट है वो है फ्रक्टोज, ठीक है, इसकी मोनोमेरिक यूनिट है फ्रक्टोज। तो याद रखिएगा कि फ्रक्टोज वाली शुगर कौन सी है?
इन्यूलिन, उसका कार्बोहाइड्रेट कौन सा है पॉलीसेकेराइड? इन्यूलिन। और काइटिन में क्या प्रेजेंट रहती है? नाग, ठीक है, एन एसिटल ग्लूकासामीन, या आपने बैक्टीरिया वाले स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि नाग और नाम की सेल वॉल बनी रहती है, तो ये है एन एसिटल ग्लूकासामीन, ठीक है, ये है ये। तो इसको देखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं स्टार्च। तो स्टार्च क्या है? ये सबसे ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज है पॉलीसेकेराइड्स का जो प्लांट्स में मिलता है, ठीक है। प्लांट्स में जो किस फॉर्म में स्टोर रहती है? स्टार्च के फॉर्म में शुगर स्टोर रहती है, ठीक है। ये कंपोज होता है न्यूमरस ग्लूकोज यूनिट से। याद रखिएगा सारी की सारी यूनिट क्या होंगी? ग्लूकोज की होंगी, और इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा आपस में, ठीक है। ये एनर्जी सर्व करती हैं प्लांट्स के लिए, ठीक है, और विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स व्हेन एनर्जी इज नीडेड। तो और जब एनर्जी की जरूरत होती है तो ग्लूकोज में टूट जाती हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट इन ह्यूमन डाइट। ह्यूमन डाइट में मोस्ट जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है वो यही है, जो किसमें? पोटैटोज में, राइस में, कॉर्न में, व्हीट में, सब में मिलता है। अब ये याद रखिए कि बनती कैसे है। तो ये जो स्टार्च है, इसमें दो टाइप के ग्लूकोज पॉलीमर जुड़ते हैं, ठीक है। दो टाइप के ग्लूकोज पॉलीमर हैं, एक होता है अमाइलोज और एक होता है अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। तो अमाइलोज जो होता है वो क्या है? आपका सर्कुलर स्ट्रक्चर है, और अमाइलोपेक्टिन जो है वो स्ट्रेट स्ट्रक्चर है। ठीक है, याद रखिए अमाइलोज जो है वो इस तरीके का स्ट्रक्चर है और थोड़ा हेलिकल होता है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर है अमाइलोज। और अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो ब्रांच्ड पॉलीमर है, ठीक है, ब्रांच स्ट्रक्चर है, इस तरीके से उसमें ब्रांचिंग होती है। तो ये तो लीनियर स्ट्रक्चर है, मतलब स्ट्रेट होता है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। इसमें जो पॉलीमर होता है वो होता है अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से आपस में जुड़ते हैं। जब स्टार्च बनता है उसमें 20 to 30% क्या होता है? अमाइलोज होता है। दूसरा पॉलीमर है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन क्या होता है कि वो अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से बनता है और उनके बीच में लिंकेज होती है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, लेकिन बीच बीच में हर 25 ग्लूकोज यूनिट के बाद उसमें ब्रांच निकलती है और वो ब्रांच किससे जुड़ी रहती है? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ती है। तो अमाइलोपेक्टिन का जो परसेंटेज है वो ज्यादा है स्टार्च में, 70 to 80% जो होता है अमाइलोपेक्टिन प्रेजेंट होता है स्टार्च में। तो अमाइलोज तो स्ट्रेट है और अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो ब्रांच होता है। देखिए ये है इसका स्ट्रक्चर, ये है आपका अमाइलोज, ठीक है, जो इस तरीके से स्ट्रेट चेन से आपस में जुड़ा हुआ है, हेलिकल स्ट्रक्चर है ये ऐसा, ठीक है। और जो अमाइलोपेक्टिन है उसका स्ट्रक्चर ये है, ये इस तरीके से पहले स्ट्रेट जुड़ा है और बीच में ये ब्रांच में जुड़ गया है। तो देखिए जो स्ट्रेट जुड़ेगा उसके तो ये लिंकेज 1 और 4, 1 and 4, 1,4 लिंकेज है, लेकिन जो ब्रांच में जुड़ता है उसमें 6 कार्बन एटम, देखिए लिखा है 6 कार्बन एटम और फर्स्ट कार्बन एटम के बीच इसमें लिंकेज होती है। तो यहाँ पर लिंकेज है 1,6, ठीक है, और बाकी जो ब्रांच है उसमें लिंकेज है 1,6 और जो स्ट्रेट है उसमें 1,4 लिंकेज। ये हमेशा 25th ग्लूकोज यूनिट के बाद क्या हो जाता है आपका? ये ब्रांचिंग शुरू हो जाती है। तो एक स्टार्च में ये जो ग्लूकोज है, जो अमाइलोज है, वो 20 to 1,000 ग्लूकोज यूनिट होती हैं इनकी, ठीक है। और जो अमाइलोपेक्टिन है उसकी यूनिट होती है 2000 से लेकर 2 लाख ग्लूकोज यूनिट आपस में जुड़ती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बनाते हैं? स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं। अब स्टार्च का जो टेस्ट होता है वो क्या है? आयोडीन टेस्ट, ठीक है। आयोडीन टेस्ट में ब्लू ब्लैक कलर आता है। तो आयोडीन जो होती है वो इन हेलिकल्स में फंस जाती है,
जिसकी वजह से क्या आता है, इसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आयोडीन में, जब आयोडीन में स्टार्च डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो ये स्टार्च का स्ट्रक्चर है, किस तरीके से अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन होते हैं और कैसे ये अमाइलोपेक्टिन आपस में जुड़ता है। दूसरा जो पॉलीसेकेराइड है वो है ग्लाइकोजन। और ये ग्लाइकोजन क्या होता है, ये प्राइमरी स्टोरेज है एनिमल्स में और फंजाई में। ठीक है, हम में, सारे मैमल्स में, सारे एनिमल्स में जो स्टोर है ग्लाइकोजन, जो ग्लूकोज का स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। जितना भी आप एक्स्ट्रा ईट करते हैं वो सब किस फॉर्म में चला जाता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ये ब्रांच पॉलीसेकेराइड है, ये हाईली ब्रांच्ड होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा ब्रांचिंग होती है इसमें। ग्लाइकोजन जो होता है वो कहाँ स्टोर होता है, लिवर में और स्केलेटल मसल्स में। ये याद रखिएगा कहाँ इसका स्टोरेज है, लिवर और स्केलेटल मसल्स में क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन स्टोर होता है। ये कितने यूनिट से, 30,000 ग्लूकोज यूनिट से बनता है। और अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट आपस में क्या होती रहती हैं, जुड़ती हैं। आपस में जब जुड़ेंगी तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ेंगी और जब ब्रांचिंग होगी तो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से होगी। ठीक है, याद रखेगा अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से इसकी जो ब्रांचिंग जो जुड़ती है, जो ब्रांचिंग पॉइंट है वो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ब्रांचिंग जो होती है वो हर 8 to 12 ग्लूकोज यूनिट के बाद हो जाती है। वहां 25th ग्लूकोज पे होती है, यहाँ पर हर 8 to 12 ग्लूकोज यूनिट पर क्या होता है, ब्रांचिंग शुरू हो जाती है। फिर कुछ और कार्बोहाइड्रेट हैं जैसे इन्यूलिन। इन्यूलिन मैंने बताया था किससे, फ्रक्टोज यूनिट से बनता है। ठीक है, याद रखिएगा अगर ये आया तो फ्रक्टोज यूनिट से बनने वाला फ्रक्टोज यूनिट का जो पॉलीसेकेराइड है वो क्या है, इन्यूलिन। ठीक है, इसे इंसुलिन से कंफ्यूज मत करिएगा, ये इन्यूलिन है, कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है। जैसे स्टार्च हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते वैसे इन्यूलिन भी हमारे लिए डाइजेस्टेड नहीं है। ठीक है, लेकिन ये किस में, डाइटरी फाइबर बनाता है विस और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट देता है। इन्यूलिन एक प्रीबायोटिक की तरह भी यूज होता है और जो गट बैक्टीरिया हैं उनको, उनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है। और ये जनरली किडनी फंक्शन टेस्ट में यूज किया जाता है। इसका यूज क्या है, किडनी फंक्शन टेस्ट में यूज किया जाता है। फिर है काइटिन। ठीक है, काइटिन किस में पढ़ा है आपने, काइटिन पढ़ते हैं आप आर्थ्रोपोड की एक्सोस्केलेटन में। ठीक है, आर्थ्रोपोड, जितने भी आर्थ्रोपोड हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये सब इनकी एक्सोस्केलेटन में क्या मिलता है आपको, काइटिन मिलता है। ठीक है, सेल वॉल, जो फंजाई की सेल वॉल है उसमें भी आप काइटिन देखते हैं। तो ये लॉन्ग चेन पॉलीसेकेराइड है जो एन एसिटल ग्लूकासामीन से जुड़ती हैं। इसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, एन एसिटल ग्लूकासामीन, विच आर डेरिवेटिव्स ऑफ ग्लूकोज, जो किसके डेरिवेटिव्स हैं, ग्लूकोज का ही डेरिवेटिव है। फिर है सेलुलोज। सेलुलोज क्या है, 6,000 यूनिट शुगर यूनिट है और बीटा ग्लूकोज है। 6,000 बीटा ग्लूकोज यूनिट आपस में जुड़ती हैं तब क्या बनाती है, सेलुलोज। अनब्रांच स्ट्रक्चर है, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, कोई ब्रांचिंग नहीं है इसमें। ठीक है, तो लिंकेज जो होगी वो क्या होगी, 1,4 ग्लाइकोसिडिक और बीटा ग्लूकोज हैं तो लिंकेज क्या हो जाएगी, बीटा। ये रेयन बनाने में यूज होता है, रेयन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। और फिर एक सॉल्वेंट होता है CMC, कार्बोमेथाइल सेलुलोज। जो ड्रग्स, जितनी भी ड्रग्स है, मेडिसिन है, वो सब में डिसॉल्व नहीं होती हैं, तो एक केमिकल सॉल्वेंट बनता है CMC, वो भी इसी से बनता है, जिसमें ड्रग्स क्या हो जाती हैं, जो भी मेडिसिन हैं वो डिसॉल्व हो जाती हैं। फिर है काइटिन। काइटिन भी अनब्रांच्ड है और अच्छा चलिए, काइटिन का ये है और काइटिन के कुछ पॉइंट्स ये भी हैं। तो क्या है इसमें, एक अनब्रांच लिखना है आपने, अनब्रांच है और जो लिंकेज है वो क्या है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ठीक है, और है एक पेप्टिडोग्लाइकिन जो आपने सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया की सेल वॉल में देखा है, वो भी एक पॉलीसेकेराइड है। अगार जो होता है जो एल्गी से मिलता है वो भी क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा।